नमस्कार, क्वेश्चन आवर में आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सचिन वर्मा। उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव की तैयारियां तेज हो गई हैं और इससे बीच सत्ताधारी बीजेपी और विपक्षी पार्टी कांग्रेस के बीच कई मुद्दों पर आरोप प्रत्यारोप हो रही हैं। बीजेपी दावा कर रही है कि चुनाव से पहले दूसरे दल के कार्यकर्ता और युवा पार्टी में शामिल हो रहे हैं, तो वही विपक्ष कह रहा है कि पुराने कार्यकर्ताओं को ही पार्टी नई टोपी पहना रही है। इससे पहले नेताओं का दल बदलना या दूसरे दल में जाना राजनीति की एक पुरानी और सामान्य प्रक्रिया है, जिसे पाला बदलना या दल बदल भी कहा जाता है। 2027 चुनाव से पहले उत्तराखंड में इसे लेकर दावों का दौर जारी है। उत्तराखंड के पूर्व सीएम हरीश रावत का कहना है कि सत्ताधारी पार्टी के कई नेता कांग्रेस में आने को तैयार हैं। देखिए, उनका एक बड़ा बयान है। हरीश रावत के दावों पर अब बीजेपी ने तंज कसा है। रिपोर्ट देखिए। सवाल यह है कि क्या पुराने कार्यकर्ताओं को नई टोपी बीजेपी पहना रही है। और उत्तराखंड में सदस्यता अभियान पर राजनीति हो रही है। बीजेपी के सदस्यता अभियान पर हमला बोला जा रहा है। कांग्रेस से कह रही कि नहीं भाई, नए कार्यकर्ता कहाँ हैं, उन्हीं के कार्यकर्ता थे, छोड़कर चले गए थे। दोबारा पटका डाल रहे हैं और कह रहे हैं कि कांग्रेस से शामिल हो रहे हैं। तो सवाल यह है कि क्या अब दल बदलने का जो सिलसिला है उस पर राजनीति हो रही है और किसका नफा किसका नुकसान, क्योंकि 2027 में चुनाव होना है। आज इसी पर बातचीत करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनुपम जी हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। बहुत स्वागत अनुपम जी आपका। आशीष सैनी जी, वरिष्ठ कांग्रेस नेता, हमारे साथ जुड़ गए हैं। स्वागत आशीष जी आपका भी। दीपक रावत जी, यूकेडी के प्रवक्ता, हमारे साथ हैं। बहुत स्वागत दीपक जी। राकेश मिश्रा जी, राजनीतिक विश्लेषक, हमारे साथ हैं, आपका भी स्वागत। और उमा सिसोदिया जी, हमारी पार्टी के प्रवक्ता हैं, आपका भी स्वागत। तो अनुपम जी, अब ये बताइए, कांग्रेस कह रही कि भाई पुराने कार्यकर्ताओं को ला रहे हैं, नई टोपी पहना रहे हैं, तो क्या लग रहा है कि भाई बोतल वही है लेकिन उसमें सामान जो है वो पुराना का पुराना वही चल रहा है सब कुछ? अब देखिए, सबसे पहली बात तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये बात कह कौन रहा है। ये बात कह रहे हैं सचिन जी, जो बात कही गई है वो कही गई है हरीश जी द्वारा। ठीक है, हरीश जी वही व्यक्ति हैं जिन्होंने 2022 में, पहले तो मुझे याद है कई विधानसभाओं में 6-6, 7-7 उम्मीदवार अपने जो है तैयार करवा लिए थे कि तुम भी लड़ो, तुम भी करो तैयारी, सबसे खर्चा खुर्चा कराया। और उसके बाद जिस दिन टिकट घोषणा करने की बारी है उससे 2 दिन पहले ट्वीट करके कहते हैं यार पार्टी में तो मेरी कोई सुन ही नहीं रहा। ठीक है, वो स्वयं ही अपने भाषणों को पार्टी से अलग कर देते हैं। ऐसा हुआ था ना जी। तो और बड़ा विचित्र रहा। उसके बाद कई सारे लोगों के दिल और आसरे टूट गए। वो स्वयं अपनी छत पर बैठे हुए कोई भी भाषण, कोई भी बयान दे देते हैं। अब देखिए, जो हमारे यहाँ पर जो जैसे सौरभ जी की जो जुड़े, क्या वो भाजपा से भाजपा में आ गए? बसपा से जो आए, जो पूरी टीम आई, क्या वो भाजपा से आई? तो ये तो अलग अलग पार्टी के लोग हैं ना। उनके तो एफिडेविट्स बसपा के बने हुए थे, कांग्रेस के बने हुए थे, बूथ पे बैठे हुए लोग हैं जो उनके बूथ में है। अब कांग्रेस इस बात को नहीं पचा पा रही है कि उनमें से कई सारे लोग, देखिए, भाजपा में भी जुड़े, उनमें से कई सारे लोग जो हैं पहाड़ी क्षेत्र में देखेंगे तो केवल भाजपा में नहीं जुड़े। कांग्रेस तो इसलिए बौखलाई हुई है कि मैं कहता हूँ यूकेडी में भी जुड़े। भाई अभी पिछले दौरान तो यूकेडी में भी कांग्रेस के कई सारे लोग जुड़े। तो जहां तक बात है, अगर मुद्दे की बात है, जो उन्होंने बात कही वो सरासर गलत है। उनकी एक उम्र है, उसकी वजह से हम ज्यादा उसमें कुछ कह नहीं सकते। सवाल ये है कि जब कांग्रेस के वही नेता विपक्ष में रहते हैं और खूब खरी खोटी बीजेपी को सुनाते हैं, अचानक से वो आते हैं, पटका पहन लेते पार्टी का। तो राजनाथ सिंह भी खुद कहते हैं, जब उनसे सवाल पूछा जाता है कि सर कल तक तो ये गाली दे रहे थे, आज आपकी पार्टी में आ गए, तो कह रहे भाई हम दावा नहीं करते हैं कि वॉशिंग मशीन में धोकर लाए हैं इनको। तो ये क्या एकदम से फिर वो राष्ट्रवादी हो जाते हैं, तमाम तो चीजें उनकी धुल जाती हैं? देखिए, ये सवाल है या बयान है आपका? अगर ये सवाल है तो ये सवाल पूर्ण नहीं है। चलिए मैं उसको पूर्ण करने की चेष्टा करता हूँ अपने जवाबों से। और ये बयान है तो मैं उसको एक्सेप्ट कर लेता हूँ, आपने जो बयान कह रहा है। और राजनाथ सिंह जी बोल रहे हैं तो उसके बाद देखिए, जब उन्होंने बोल दिया तो फिर मुझे नहीं लगता है कि मैं उसमें आगे कुछ बोलने की चेष्टा कर सकता हूँ। यही मानते हैं कि भाई जो आ रहे हैं हम नहीं उनकी गारंटी लेते हैं। हम ये नहीं कह रहे। देखिए, कुछ लोग जिनके ऊपर लांछन है, जिनके ऊपर में दोष सिद्ध हो चुके हैं, तो वो लोग तो जब दोष सिद्ध हो चुका है तो दोष सिद्ध हो चुका है ना भाई, वो तो क्लियर नहीं होगा। जहां तक की बात है कि हाँ, अगर कोई हमको कुछ बोल रहा है, यदि मैं किसी और को बोल रहा हूं, तो मैं आज यहां पर बैठा हूं, मेरी बातचीत आपसे हो रही है, आप मेरी आइडियोलॉजी से अलग हैं और मैं आपकी आइडियोलॉजी में विश्वास नहीं रखता हूं, तो मैं और मेरी और आपकी जो जंग है वो आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस के बेसिस पे जंग है। मैं आपको गाली या आप मुझे गाली नहीं दे रहे हैं।
मैं जिन चीजों पर विश्वास रखता हूं, मैं अपनी कुछ तरीकों पर विश्वास रखता हूं कि इससे राष्ट्र बेसिस पर मदद होगी। आप जिन चीजों को बोलते हैं कि ये राष्ट्रवादी हैं, वो सिद्ध हो चुकी हैं कांग्रेस की कि वो राष्ट्रद्रोही थी। अगर जो सिद्ध हो चुकी बातें हैं उसके ऊपर जब आदमी व्यक्ति रहता है तो उससे उस विषय में नाराजगी हो सकती है, व्यक्तिगत बेसिस पे नाराजगी नहीं है। मैं थोड़ा सा अपनी बात कंप्लीट कर दूं तो वहीं जब आपने बोला कि राष्ट्रवादी होने की जब हम बात करें, जब जो चीज प्रूव हो चुकी है कि जिन तरीके के लोगों के साथ में, उन लोगों की लीडरशिप के साथ में वो लोग बैठते थे, उठते थे, वो राष्ट्र विरोधी बातों पर, सैनिक विरोधी बातों पर, राज्य विरोधी बातों पर जब वो लोग एकजुट हो जाते थे तो उनके खिलाफत जब हम करते हैं और जब वे लोग भी ये समझ लेते हैं, देखिए वो लोग भी चेष्टा कर रहे होंगे उस समय में अपनी पार्टी के अंदर उन लोगों को समझाने की, बुझाने की, परंतु जब वो चीजें नहीं हुई तो भाजपा में आए। कुछ लोग जो आइडियोलॉजिकल, अपनी आइडियोलॉजी को प्रिवेल करने के लिए, बचाने के लिए भाजपा में आए, उनका पूरा स्वागत है। कुछ लोग जो है कि ये जो है आगे भी रहेगा, कितने भी कांग्रेस से आए भैया हम स्वागत कर रहे हैं। अध्यक्ष जी खड़े हैं बीजेपी दफ्तर में, आइए पहनिए पटका बीजेपी का। बिल्कुल, पर वो और कांग्रेस से आप स्वागत करेंगे जो भी आएगा। जी बिल्कुल, अरे स्वागत करने की क्या बात है, उन्हीं की पार्टी है भाई। अच्छा ये बड़ी बात कह रहे हैं। ठीक है आशीष सैनी जी, भाई उन्हीं की पार्टी है, कांग्रेस वालों की, यूकेडी वालों की पार्टी है बीजेपी, तो फिर क्यों नहीं दल में जो है दिल भी मिल जाते हैं। आशीष जी, लगता है आशीष जी का संपर्क टूट गया। आप बताइए दीपक जी, चलिए सवाल मैं आपसे पूछ लेता हूं। आपकी पार्टी के भी तो कई नेता संगठन के विधायक बने, फिर मंत्री बने और फिर सत्ता भी छोड़ दी, तो ऐसा भी हुआ है कि आपकी पार्टी से लोग गए हैं अलग अलग दलों में? बिल्कुल गए हैं, और कांग्रेस में भी गए हैं और भारतीय जनता पार्टी में भी गए हैं जी। और इस प्रदेश का दुर्भाग्य कहो या सौभाग्य कहिए, जब सत्ता में टूट फूट की कोई बात चलती है तो सबसे बड़ा हाथ अगर किसी का है तो भारतीय जनता पार्टी का है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की राजनीतिक जो हवस है उसका परिणाम हमेशा हर जिलों, हर राज्यों को भुगतना पड़ता है। जिसमें मैं उत्तराखंड की बात करूं तो उत्तराखंड को भुगतना पड़ा है, चाहे आप कोई भी ले लीजिए। मतलब ये हवस से आज जा रहे हैं नेता आपकी पार्टी के, जिनको हवस है वो जा रहे हैं, सत्ता की भूख है वो जा रहे हैं, देखिए लालच है वो जा रहे हैं ना। सचिन जी, मैंने कहा भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में बने रहने की हवस है, उस हवस को पूरा करने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकती है। अब ये नैतिकता की बात हम लोग कैमरों के आगे कर सकते हैं, विचार की बात हम कर सकते हैं। जैसे आपने प्रश्न करा था जी, ऐसा कैसे संभव है कि कोई एक व्यक्ति जो हो 15-15, 20-20 साल से किसी एक दल में रहता हो, चाहे वो कोई विचारधारा हो, चाहे उत्तराखंड क्रांति दल की विचारधारा हो, बीजेपी हो, कांग्रेस की हो, बसपा, किसी की भी हो जी, और अचानक इतने सालों के बाद एक ही रात में ही वो किसी दूसरे दल में की विचारधारा को ग्रहण कर लेता है, ये कैसे संभव है? यदि वो निष्ठा रखता हो विचारधारा के ऊपर, अपने कर्तव्य के ऊपर, तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा संभव है। लेकिन राजनीतिक स्वार्थ जो होता है व्यक्ति विशेष का, या उसकी कोई इच्छा पूरी उस दल में नहीं हो रही हो, राजनीतिक इच्छा पूरी ना हो रही हो, या व्यक्तिगत कोई इच्छा पूरी ना हो रही हो, वहां पर जब ये ऐसी बातें आती हैं और किसी दूसरे दल द्वारा उसकी इच्छा पूरी की जा रही हो, उसका आप कौन सी इच्छा की बात करें? राजनीतिक इच्छा की बात। अच्छा, राजनीतिक इच्छा मान लीजिए यूकेडी पूरी नहीं कर पा रही है, कांग्रेस पूरी नहीं कर पा रही है, तो सत्ता तो भी तो एक चुंबक बन गई ना नेताओं के लिए कि भाई आइए सौदा कीजिए, इतने मंत्री बना देंगे, समर्थन दीजिए। सत्ता का चरित्र क्या होता है सचिन भाई? सत्ता का चरित्र है, राजनीति का चरित्र यही है कि राज करने की नीति है। ठीक है, फिर अभी आप इनको क्यों कह रहे हैं? फिर हवस है आपके अंदर, अगर ये नीति है। मैंने आपसे, देखिए मैं जिस उत्तराखंड क्रांति दल की बात कर रहे हो, यदि उत्तराखंड क्रांति दल कभी ऐसे सत्ता में आए और वो अपने सत्ता में बना रहने के लिए इस प्रकार के हथकंडे इस्तेमाल करे, तब ये प्रश्न उठता है यूकेडी के ऊपर। पर अभी तो ऐसी परिस्थिति आई नहीं है। पूर्व में जब आप सत्ता में आएंगे, आप ऐसा करेंगे तो आप पर प्रश्न उठेगा, बीजेपी सत्ता में है, वो कर रही है तो गलत कर रही है। देखिए 2016 का प्रकरण इतिहास है पूरा भारतवर्ष में, किसी भी छोटे से राज्य लेकर बड़े से राज्य में। आपने मौजूदा सरकार के में आपने जो 9 सदस्य थे उन्होंने अब वर्तमान सरकार से अपने आप को अलग करा, आप अल्पमत में सरकार आई, सुप्रीम कोर्ट में केस गया, हाई कोर्ट से डिसीजन होकर आता है कि आप फ्लो टेस्ट करिए, और फ्लो टेस्ट में वही सरकार पास हो जाती है। उसके बाद जो विधायक चले जाते हैं वो बीजेपी का दामन थाम लेते हैं। तो घटनाक्रम क्यों ना समझा जाए कि पूरा का पूरा घटनाक्रम तो इसमें बीजेपी की क्या गलती है? देखिए अगर कोई जा रहा है, चाहे आप पैसों का आरोप लगा लीजिए, सत्ता का आरोप लगा लीजिए, वो जा रहा है तो बीजेपी की गलती है क्या उसमें? राजनीति में गलतियां कुछ नहीं होती हैं। गलतियां राजनीति में गलतियां सिर्फ ये होती हैं कि यदि आपके किसी कार्य से द्वारा, कृत्य द्वारा यदि पार्टी को नुकसान हुआ है, वही गलती होती है। बाकी यदि कोई भी कृत्य आपने किया हो और वो आपको आपके उस इच्छा को फलपूर्ण करता हो राजनीतिक रूप से किसी भी दल के लिए, तो वो गलती कहलाती ही नहीं है राजनीति में। अब आप मुझे बताइए, अभी कल का प्रकरण हुआ है, केजरीवाल जी बाहर आ गए, उनके ऊपर कोई इल्जाम, सारा मीडिया, चाहे वो केंद्र का रहा हो, राज्यों का रहा, सारे मीडिया ने कहा चोर कर दिया, पता नहीं कितने करोड़ों रुपए कर दिया, और वो टिका ही नहीं।
तो अब हम किस बात को सच माने? चलिए ठीक है तो सर, वो राजनीतिक रूप से जो चीजें चलती हैं वो उससे प्रभाव क्या हुआ? भारतीय जनता पार्टी दिल्ली सरकार बनी नहीं बनी? ठीक बनी ना। तो जो 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 गलतियां की जाती उसका फायदा उनको मिला। ठीक है, वो उन्होंने जनता भी तो उसको देखती अपना है ना दीपक जी। तो मैं कोई देखिए जनता तो जो वो निर्णय लेती काम है तो फिर दूसरे दल भी कर सकते हैं ना। सचिन जी, जनता जो निर्णय लेती है चाहे वो किसी वो चीज से प्रभावित हो, वो सर्वोपरि वो है। सर्व ठीक है इस सर, चीज मैं को हमें आऊंगा। मानना ठीक है आशीष सैनी जी, एक लंबी लिस्ट है आपकी पार्टी के नेताओं का बीजेपी में जाने का, गए मंत्री बने फिर वापसी भी हुई है, तो क्या आपके पास भी कोई डेटा है? अभी हरीश रावत जी कह रहे थे नहीं भाई बहुत नेता आएंगे, अभी समय दीजिए थोड़ा और, तो कौन कौन लोग आ रहे हैं या फिर जा ही रहे हैं सब? आशीष जी। भाई साहब का शायद कनेक्शन। आशीष जी आपको आवाज आ रही है? चलिए मुझे लगता है अभी तो आवाज़ नहीं पहुंच पा रही है। उमा सिसोदिया जी, फिर मैं राकेश मिश्रा जी के पास भी जाऊंगा। क्या लगता है कि राजनीति में ये चीज़ें आम हैं? क्योंकि आपकी पार्टी के भी कई नेता बीजेपी में चले गए, तो आपको क्या लग रहा है कि ये नॉर्मल चीज़ें हैं? देखिए, हर व्यक्ति जो राजनीति में आता है उसमें से काफ़ी बड़ा हुजूम उन लोगों का होता है जो राजनीति में अपनी किसी इच्छा को पूर्ति करने के लिए आ रहे हैं। इस समय राजनीति 100% लोगों के लिए समाज सेवा का कार्य नहीं रह गया है। पहले ज़माने में होता था कि जो समाज सेवी होते थे उनको जनता कहती थी कि आप राजनीति में जाइए और आप आगे बढ़िए, जो है जैसे हमारे स्वतंत्रता संग्राम के समय जो लोग राजनीति में आए। लेकिन इस समय जो राजनीति में आ रहे हैं ज़्यादातर लोग, मैं हर एक की बात नहीं कर रही हूँ, 100% नहीं मैंने कहा, लेकिन ज़्यादातर लोग राजनीति में अपनी कुछ कामनाओं की पूर्ति के लिए आते हैं। छोटे दल जो होते हैं या उनको लगता है कि इस दल की सत्ता नहीं आ सकती, तो उस दल से वो लोग हटके सत्ता की मलाई चाटने के लिए बड़े दल की तरफ चले जाते हैं। तो उनको लगता है कि बड़े दल में रहेंगे, प्रोटेक्टेड रहेंगे, हमारे काम धंधे चलते रहेंगे और अफसर जो हैं, क्योंकि हम बड़े दल के साथ जुड़े हुए हैं, तो अफसर जो हैं हमारी बातों को सुन लेंगे या हम किसी अपनी पार्टी के किसी बड़े नेता से उनको फोन करवा देंगे तो हमारे काम हो जाएंगे। इस समय राजनीति का चरित्र इस तरीके का हो गया है कि लोग अपनी सहूलियत के हिसाब से सत्ता के साथ, जो उनको लगता है कि इस दल की सत्ता है तो उसके साथ वो जुड़ने का प्रयास करते हैं और ये सभी दलों में होता है। तो ये आप कह रही हैं कि भाई नॉर्मल एक नॉर्म्स हैं पार्टी के, जो भी आएगा जाएगा, ये तो एक सामान्य प्रक्रिया आप इसको मानते हैं? सामान्य प्रक्रिया है सचिन जी। दिल्ली में जब हमारी आम आदमी पार्टी की सरकार थी तो बीजेपी से तमाम नेता उस समय आम आदमी पार्टी को उन्होंने ज्वाइन किया। जिस समय 2022 का हमारा चुनाव था उस समय बहुत सारे लोगों ने, मुझे लगता है कपिल मिश्रा आपकी पार्टी में थे, शाजिया इल्मी आपकी पार्टी में थी, वो बीजेपी में चले गए बाद में। वो मैंने कहा ना कि लोगों को कहाँ पे उनको, और आपके तो मुख्यमंत्री जाते जाते बचे, मनीष सिसोदिया जी। हमारे मुख्यमंत्री वो कह रहे कि जेल में मिलने के लिए न्योता आ गया राज्यपाल जी का, एलजी का। सचिन जैन साहब के ऊपर हमारे जितना प्रेशर था, केजरीवाल जी के ऊपर जितना प्रेशर था, वो आज दूध का दूध और पानी का पानी हो गया है। झूठ के पैर नहीं होते हैं, सत्य की हमेशा विजय होती है। और मैं माननीय न्यायालय को आपके चैनल के माध्यम से मैं उनको धन्यवाद देना चाहूंगी कि उन्होंने न्यायालय के ऊपर जनता के विश्वास को कायम रखा। चलिए और ठीक इसके है, लिए मैं माननीय जो न्यायालय महोदय हैं, मैं उनको सच में दिल से ठीक है, गहराइयों से ठीक है उमा जी, मैं आऊँगा आपके पास, एक एक कमेंट सबसे ले लेते हैं। आशीष जी, आपको क्या लग रहा है कि जो बातें अभी हरीश रावत जी कह रहे थे कि भाई लिस्ट बीजेपी के पास थोड़ी है और वो तो जो है अपने ही कार्यकर्ताओं को बाहर निकाल रहे हैं या पुराने लौट कर आ रहे हैं, देखिए उन्हीं को नई टोपी पहना रहे हैं, तो आपके पास भी कोई लिस्ट होगी जो बीजेपी वाले आपके यहाँ आ रहे हैं? देखिए, ये लिस्ट का मामला नहीं है, ये केवल ये मामला है कि 2017 में जब बीजेपी जीती तो 57 विधायक, 2022 में उनके पास नए विधायकों के चयन का कोई विकल्प नहीं था, लेकिन 3 विधानसभा क्षेत्र हैं ऐसे थे जहां पर उन्होंने कांग्रेस के जो पूर्व प्रत्याशी रहे हैं उनको लड़ाने का काम किया। आज इनके सामने बीजेपी, मुझे बता देना कि झबरेड़ा से और कई और ऐसी सीट थी वहाँ टिहरी से, क्यों इन्होंने कांग्रेस के लोगों को लाने का काम किया? तो आज स्थिति है कि आज 10 साल का लंबा समय बीत चुका है और अब बीजेपी के अंदर एंटी इनकम्बेंसी इनके विधायकों के प्रति भी है, उनकी कार्यशैली के प्रति भी है। तो आज वो उनसे नाराज होकर, बीजेपी उनकी टिकट काटने की स्थिति में नहीं है, लेकिन उनसे नाराज होकर यदि वो विकल्प ढूंढ रहे हैं तो कुछ सीटों पे संभव है कि लोग आ रहे हैं। देखिए सर, दो बातें आप कह रहे हैं सर, आशीष जी दो बातें आपने कही। आशीष जी, आपने कहा कि भाई इनके पास लोगों की कमी है इसलिए ये कांग्रेस से इंपोर्ट कर रहे हैं। दूसरा आपने कहा कि भाई टिकट नहीं मिल रहा है तो कांग्रेस की तरफ देख रहे हैं। तो ये मजबूरी में आना जाना तो गलत बात है ना फिर? नहीं, मैं निश्चित रूप से मानता हूं कि दल बदलना उचित काम नहीं है, राज्य की जनता के साथ एक धोखे के समान है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी के 10 साल के शासन में और उनके विधायकों की
एंटी इनकम्बेंसी से जूझ रहा है, तो वो अगर कांग्रेस में अपना राजनीतिक विकल्प ढूंढता है, लेकिन हम ये नहीं कह रहे कि कांग्रेस में आने का मतलब उनको टिकट मिल जाना है। कांग्रेस में आएंगे, काम करेंगे, और बहुत सारे लोग हैं जो अच्छी सोच के साथ आना चाहते हैं, तो उनका स्वागत भी रहे। लेकिन बहुत सारे लोग जो भाजपा में कांग्रेस की तरफ से गए हैं, या उस सत्ता लोलुपता में, सत्ता के लालच में, क्योंकि वो सरकार में है इसलिए गए हैं, वो कोई वैचारिक दृष्टिकोण से नहीं गए। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी का, मैं कह रहा हूँ, 80% कांग्रेसीकरण हो चुका है। भारतीय जनता पार्टी तो समाप्त हो चुकी है। ठीक है, वो कह भी रहे थे भाई साहब अनुपम जी की तो आप ही की पार्टी है और कांग्रेस बी है। कांग्रेस ए हमारे साथ है, और कांग्रेस का जो बी संस्करण है वो बीजेपी संस्करण है। तो मैं इनसे फिर सर आप वापस क्यों लेते हो ऐसे नेताओं को? अगर वो कल कांग्रेस में आना चाहें तो आप फिर उनका बड़े धूमधाम से स्वागत भी करते हैं। देखिए, बिल्कुल, अगर कांग्रेस को वैचारिक दृष्टिकोण से देखने की बात करें तो हम लोग इसका पक्ष नहीं करते, और ये कोशिश करते हैं कि 5 साल वो काम करें। लेकिन कई जगहों पर राजनीतिक मजबूरियां होती हैं कुछ लोगों को, यदि वो दूसरी पार्टी से आए हैं और उनकी लोकप्रियता है, और मजबूरी हो जाती है कई बार एक आध सीट पर, और ये हमारे साथ भी और ये बीजेपी के साथ। चलिए आशीष जी, बीजेपी को तो कांग्रेस मुक्त भारत करना है ना, मोदी जी कह चुके कांग्रेस मुक्त भारत करेंगे, तो शायद मुझे लगता है ऐसे ही मुक्त होगा भारत ना। आपके बड़े नेताओं को ला रहे हैं वहां से। नहीं, हम किसी बड़े नेता को लाने की बात नहीं कर रहे। बड़े नेता खुद आने के लिए संपर्क कर रहे हैं। अच्छा, संपर्क करना, मतलब उनको राजनीति दोबारा कांग्रेस में आने के लिए संपर्क कर रहे हैं जो बीजेपी में थे? नहीं, उनको नहीं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो बीजेपी से में भी नाराज है। ठीक है सर, जो आना चाहिए उसका स्वागत है, समुद्र के समान है, जो आना चाहिए स्वागत है। नहीं, कांग्रेस एक समुद्र के समान है, यहाँ सबका स्वागत है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी आज जिस तरीके का एक कॉकस बनकर रह गई है, इसमें किसी के ना तो आवाज सुनने की गुंजाइश है, ना किसी का पक्ष करने की गुंजाइश है। चलिए ठीक है, कांग्रेस की तुलना उससे नहीं कर सकते। हाँ ठीक है सर, मैं आऊंगा आपके पास, सवाल और भी हैं। मिश्रा जी, आपको क्या लगता है जब उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की तुलना करते हैं, तो मैंने अखिलेश यादव को खुद ये कहते सुना है कि जो बीजेपी में गया वापस आया उसकी तो खैर नहीं होगी, लेकिन जो सफाई पैरवी करेगा उसका भी इलाज होगा। लेकिन यहाँ तो लंबी लिस्ट है। मथुरादास जोशी जी 2025, बिट्टू कर्नाटक जी पूर्व राज्य मंत्री हरीश रावत के सहयोगी करीबी 2025 में गए, जगत सिंह खाती पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष, इसी तरीके से लिस्ट है मिश्रा जी। तो ये क्या हो रहा है कांग्रेस के लिए? कांग्रेस के लिए तो ये अभी कांग्रेस के पास खोने के लिए कुछ नहीं, जिनको जाना था वो चले गए। अब कांग्रेस के पास केवल आने वाले लोग हैं, और अभी आशीष सैनी जी ठीक कह रहे थे, लिस्ट है उनके पास भी। काफ़ी लोग हैं जो मैं भी जानता हूं व्यक्तिगत रूप से, जो कांग्रेस ज्वाइन करने की स्थिति में हैं। बहुत से इनके भाजपा के पूर्व विधायक भी हैं, कई ऐसे बड़े नाम हैं जो चौंकाने वाले हो सकते हैं जी। वो कांग्रेस के साथ जाने के लिए बिल्कुल आतुर बैठे हैं, क्योंकि उनको ये लगता है कि 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी है। अब आइए भाजपा पे। नहीं, यहीं पर सवाल है सर, एंटी इनकम्बेंसी की वजह से जा रहे हैं या पार्टी ने कहा है कि भाई एक आदमी एक पद? अब जो संगठन में है राज्य मंत्री है उसको चुनाव नहीं लड़ाएंगे, अब जो नेता है वो अगली बार रिपीट होगा राज्य मंत्री में, ये बड़ा सवाल है, दोबारा संगठन में रिपीट होगा, ये बड़ा सवाल है, और उसको विधायक भी तो बनना है मिश्रा जी। देखिए, तो कांग्रेस को या यूकेडी में तो जाएंगे फिर वो लोग जिनको चुनाव लड़ना है। ये नहीं है, ये वो लोग हैं जो सत्ता में इधर उधर होते रहते हैं। जो खाटी मतलब भाजपाई है वो कहीं नहीं जाता, जो खाटी कांग्रेसी है वो कहीं नहीं जाता। उन्हें पता है ये लोकतंत्र है, ये लोकतंत्र है, आज मैं नहीं तो कल कोई और, उन्हें मालूम है। तो जिनको जो सिद्धांत की राजनीति करने वाले लोग हैं वो इधर उधर नहीं होते, इधर उधर वो होते हैं जिन्हें यहाँ भी दुकान चलानी है और वहां भी दुकान चलानी है, ये उनके लिए। तो इनके अध्यक्ष क्यों नहीं पहचानते हैं दुकानदारों को? इनको भाई लोकतंत्र में वोट की राजनीति है। आप जिनका 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 कहावत कही जाती है, मैं भूल रहा हूँ, जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, उसकी उतनी हिस्सेदारी। अब आइए देखिए, अभी देखिए, एक दिन मैं, आशीष जी हो सकता है मेरी इस बात को इत्तेफाक न माने, लेकिन उत्तराखंड में ना एक 22-24% का एक वर्ग है, वो वर्ग है, वो उत्तराखंड का मूल का नहीं है, लेकिन मतदाता है यहाँ का, और इस पे अब नजर है सबकी जी। तो हो सकता है इनसे भी संपर्क चल रहा हो, इनसे भी बातें चल रही हो। आप समझिए जी, कांग्रेस ये सोच रही है कि 14% वोट हमारे पास एक वर्ग का है, अगर हम 22% इसको ले आते हैं तो 34% हो जाता है। इन्हें 10% केवल यहाँ के लोकल लोगों का वोट चाहिए, सत्ता में आ जाते हैं। नहीं, वो जिसके आप जिक्र कर रहे हैं, मैं भी समझ रहा हूँ किसका जिक्र कर रहे हैं, वो
अदर स्टेट्स में नेशनल लेवल पर कहाँ खड़ा है मिश्रा जी, तो आपको ही पता है। आपकी बात, लेकिन कांग्रेस सत्ता के लिए कांग्रेस को प्रयास करने को किसने मना किया? प्रयास वो देश में भी कर रही है, लेकिन एक विचारधारा होती है, एक आइडियोलॉजी होती है उस ओबीसी वर्ग की, उस जनरल वर्ग की जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, और वो बीजेपी का पेट वोटर माना जाता है। वो श्रिंक होगा कैसे? अब प्रयास तो चल रहा है और अंदर खाने जबरदस्त प्रयास चल रहा है। चलिए ठीक है, इस बात को मैं दावे से कह सकता हूं कि इतना तेज प्रयास चल रहा है कि क्या कह सकते हैं, लेकिन क्या ये वर्ग जाएगा कि रुकेगा, ठीक है, क्या करेगा, बीजेपी पर ये भविष्य बताएगा। ये कांग्रेस के लोग ना ये आरोप लगाते हैं कि जब मुख्यमंत्री बोलते हैं मंचों से और विकास का कुछ खास खाका उनके पास है नहीं, तो तभी वो जाते हैं। देखिए फिर धर्म की बात होने लगती है, फिर कहीं ना कहीं मजहब की बात आ जाती है, फिर वो गिनाने लगते हैं कि देखिए हमने इतनी ज़मीन खाली करा दी, ये जिहाद हो गया, ये हो गया, वो हो गया। तो इस पर स्टैंड कांग्रेस जो करती है वो सीधा हमला बीजेपी पर हो रहा है। बिल्कुल ठीक बात है। वो कह रहे हैं कि हम जमीन खाली करा रहे हैं, जो गलत तरीके से उखेड़ी हुई जमीनें हैं वो तो खाली हम करवाएंगे। मैं आज भी बोल रहा हूँ, प्रत्यक्ष बोल रहा हूँ, इसी कैमरे पे बोल रहा हूँ, और अभी और भी होंगी जो फॉरेस्ट में भी है, जिसने भी कर रखी है उसके ऊपर भी हम लगे हुए हैं उस पर। और मैं पार्टी के व्यक्ति होने के कारण मैं लीगली भी उसके ऊपर में रहता हूँ और अभी आगे और भी रहूंगा। अब मैं बात कर ले, देखिए परंतु क्या है कि आज मुद्दा क्या है, अहम बात है। मुद्दा ये है कि कांग्रेस ने ये कहा कि भाजपा में जो लोग हैं वो वही पुरानी टोपी जो है वो वापस उनके सर पे रखकर और उन्हीं लोगों को भाजपा में, यही है ना बात, इसी पे हो रही थी ना। तो दीपक भाई ने भी ये मानी है बात। देखिए मैं उनकी बात में कोई दुराहे नहीं है, खासकर टॉपिक इस तरीके का है जिसमें कि लगभग जो बात कर रहे हैं वो बात सही है। परंतु ये तो माना है उन्होंने, उमा जी ने भी माना है कि भाई पार्टी में आए हैं, भाजपा में आए हैं, कांग्रेस के लोग भी आए हैं, और मिश्रा जी भी इस बात को मानते हैं कि भाजपा में लोग आए हैं। तो मतलब हरीश रावत जी ने जो ये आज छत पर बैठ के ये भाषण, छत पर ही मुझे लग रहा है उसके हिसाब से तो छत पर ही बैठे थे वो, तो घाम तापते हुए उन्होंने जो ये दे दिया है भाषण, वो उन्हीं भाषणों में से एक है या उन्हीं वक्तव्यों में से एक है। जिस तरीके का वक्तव्य वो उन्होंने 2022 में दे दिया था, जब अपने सीएम रहते थे तब उन्होंने दे दिया था। मतलब वो कुछ भी बोल सकते हैं और फिर उसको वो हवा में टाल देते हैं, हंसी में टाल देते हैं उसके बाद में। परंतु कुछ चीजें और अहम हैं जो मैं इस माध्यम से ला रहा हूँ। दीपक भाई ने दो बातें यहाँ पर रखी। उन्होंने कहा कि देखिए कि एक हवस है जीतने की, तो क्या है कि जो कंफ्यूजन आपके और दीपक भाई के बीच में हुआ वो शब्दावली की वजह से हुआ। परंतु ये बात सही है कि मुझे ये बात बताई थी यूकेडी के एक बहुत बड़े नेता हैं। जब हम बोलते हैं राजनीतिक ड्यूटी, एक मुझे इस चीज का जो परिचय है वो यूकेडी के ही एक बड़े नेता है शक्तिशाल कपरवाण, वो पॉलिटिकल साइंस के डॉक्टर शक्तिशाल कपरवाण। तो एक दिन उनसे वार्तालाप हो रही थी तो उन्होंने बोला था कि तुम सारी चीजें तो सही कर रहे हो, चलो अनु बेटा तुम आगे करना क्या चाह रहे हो। तो मैंने कहा मैं गाँव की तरफ में ये काम कर रहा हूँ। कह रहे पॉलिटिक्स में हो उसका सबसे पहला धर्म है सत्ता में आना। ये चीज उन्होंने मुझे बताई जी। ठीक, अब कहाँ तक सही है कहाँ तक गलत है, मेरे सीनियर है, मैं तो उन चीज़ों को कई तरीके से उन चीज़ों को अपनाता हूँ। कौन कौन लोग अपनाते हैं ये उनके ऊपर है। परंतु उसके बाद में हम बात करते हैं कि क्या जैसे फिर दीपक भाई की बात में आता हूँ। उन्होंने बोला है कि किस वजह से जनता ने क्या देखा। जनता ने ये देखा, जो बात कह रहे थे कि क्यों भाजपा की तरफ आ रही थी, और शायद अभी थोड़ी देर पहले भी बात हो रही थी कि कांग्रेस की तरफ में से लोग क्यों आ रहे थे वहां से तोड़ के। लोग इसलिए आ रहे थे क्योंकि वही लोगों ने उससे पहले जो पुराने लोग थे कई सालों तक वहां पर बैठे हुए थे, उन्होंने जब आर्मी के ऊपर सवाल उठने शुरू करे, उन्होंने फंड एंड फंडर्स के बारे में पता कर चला उनको, तो लाजमी सी बात है जिन लोगों का दिल का छोटा वो लोग आए यहाँ पर। और वो अभी नहीं आए, काफी समय हो चुका है उन लोगों को। और मैं ये भी मुमकिन बात ये भी कह रहा हूँ कि उसके बाद में भी कई सारे लोग जो हैं उनमें से भी आना शुरू हुआ। ऐसे ही कुछ कविराज थे, वो आम आदमी पार्टी से भी आए थे जब आर्मी के ऊपर में बात हुई थी, है ना। अभी वो पार्टी में नहीं आए हैं, वो तो अपना स्वतंत्र रूप में चल रहे हैं, लेकिन पार्टी से बाहर गए। अब मैं बाहर जाने में किसी की राजनीतिक मंशाएं होंगी तो वो राजनीतिक पार्टी में आएगा, वो देखता है कि सबसे क्लोज राजनीतिक पार्टी किसमें हुई थी जी। अब बात आ जाती है उमा जी की। उमा जी ने बोला राजनीतिक कारणों से लोग आ रहे हैं, बिल्कुल सही बात है, परंतु ये मान रहे हैं कि राजनीतिक कारणों से शफलिंग हो रही है, यानी कि जहां हरीश रावत जी की फिर से जो हम बात कर रहे हैं वो गलत साबित होती है। तो जो मुद्दा है वो तो यही है। यही बात आशीष जी भी मान रहे हैं कि जो कांग्रेस से लोग आ रहे हैं इस समय में वो कांग्रेस से आ रहे हैं, जो बसपा से आ रहे हैं वो बसपा से आ रहे हैं, जो यूकेडी से आ रहे हैं वो यूकेडी से आ रहे हैं। भैया वो बीजेपी के अंदर में से नहीं आ रहे हैं। हमारा नंबर ऑफ जो सर्कल है, जो हमारे कार्यकर्ता है, जब हम बात करते हैं
एक्सपेंशन की, तो हम कार्यकर्ताओं की बात करते हैं, केवल लीडर्स की बात नहीं होती है वहां पर, बात होती है कार्यकर्ताओं की। तो कार्यकर्ताओं का एक्सपेंशन हो रहा है और वो होता रहेगा, क्योंकि जिस जिस तरीके से जो जो लोगों के अपने सवाल थे, जो कि उन लोगों का राजनीतिक मंशाओं में सामाजिक मंशाएं भी आती हैं कि समाज में उन्होंने किस तरीके का कार्य करना है, यदि उनका वो सामाजिक मंशा उस स्केल पर आ जाती है जो कि कोई भी पार्टी उस समय में कार्य कर रही हो, उसके स्केल पे आ जाती है, तो वो आएगा, वो उसके ऊपर में आता है, काम करता है। तो इसी तरीके से अब मैं आखिरी में ये बात करना चाहूंगा कि शायद अगर इसके बाद में समय मिले तो बात अलग है, लेकिन परंतु मैं फिर भी डाल लेता हूं कि देखिए, अटल जी ने एक बात बोली थी कि राजनीति का एक नेचर है, उसका एक चेहरा है, उसका एक चरित्र है। उस चरित्र को बदलने की चेष्टा भाजपा हमेशा से करती रही है। कितने सफल हो रहे हैं या कहीं पे बीच बीच में विफलताएं भी हैं, उनको भी सफलताओं की ओर ले जाने की चेष्टा है, परंतु एक चरित्र है, उस चरित्र का मतलब उसमें है सत्ता पाना। सत्ता पाने में कई तरीके के कार्यकलाप होते रहेंगे, इसको सही गलत जो मानते हैं माने, परंतु समय समय के साथ, परंतु अटल जी के टाइम यस बदल रही है दादा, परंतु जहां हरीश रावत जी की जो बात आती है, जो मुद्दे की हम बात कर रहे हैं, उस मुद्दा में यह बात तो सिरे से गलत साबित हो रही है। आज जितने भी पैनलिस्ट यहाँ पर बैठे हैं कि कांग्रेस से यहाँ पर लोग आए हैं, यूकेडी से आए हैं, और जो उनकी बात है कि नहीं नहीं भाजपा के ही लोग जो है भाजपा से चले जा रहे हैं, तो ये बिल्कुल सरासर गलत है। ये सिर्फ उनकी हवाई फायर है, और ये उसी तरीके की फायर है जो उन्होंने पंजाब में करी तो पंजाब डूबा, असम में करी तो असम कांग्रेस से डूबा, हरियाणा में गए तो हरियाणा उन्होंने डुबा दिया, उत्तराखंड को वो डुबा के बैठे हैं। ठीक है आशीष जी, अब ये बताइए, जो पार्टी बीजेपी सत्ता में है और पूरा नंबर बताते हैं कि भाई दुनिया में हमारे नंबर सबसे ज्यादा हैं, हम सबसे बड़ी पार्टी हैं कार्यकर्ताओं की, उसको जरूरत क्या पड़ गई भाई पुरानी टोपी नई टोपी ये करने की कार्यकर्ताओं को ला करके? उसके पास कार्यकर्ताओं की कमी है क्या? उसके पास तो ऐसी चुंबक है कि जो नहीं भी आना चाहेगा वो भी आ जाएगा। भारतीय जनता पार्टी में एक स्पष्ट रूप से तो ये झूठ बोलने की आदत है, वही इसके आने का काम कर रही है। भाजपा में एक कल्चर बन गया कि विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, आप खाली मोबाइल नंबर को रजिस्टर करके अपने आप को नंबर 1 बता रहे हैं। जो चुनाव जीते हैं नॉर्थ बेल्ट में, हिंदी बेल्ट में, इन्हीं को तो ये बता रहे हैं बार बार किन के कि हम लोग चुनाव जीत रहे हैं, हमारी संख्या ज्यादा है, हमारी संख्या ये है। वास्तविक रूप से भारतीय जनता पार्टी ना तो अपनी आइडियोलॉजी पर, जो एक्चुअल आइडियोलॉजी है, उस पर खड़ी हो पा रही है, और न ही वो एक शासन चलाने में सफल हो पा रही है। दोनों ही मोर्चों पर विफल होने के बाद अब वो जोड़ तोड़ पर टिक गई आकर। कितने लोग किस पार्टी के तोड़कर लाएंगे, कितने लोगों को ईडी से, कितने लोगों को सीबीआई से, कितने लोगों के साथ क्या करके, यानी इनके पास अपना जो एजेंडा था काम करने का, कि जो एक साफ दृष्टिकोण था कि हम अपनी एक अच्छी सरकार बनाएंगे और कांग्रेस से बेहतर सरकार देंगे और सबको आगे लाने का काम करेंगे, लेकिन उसका ठीक उल्टा हो गया। सरकार के कांग्रेस के लोगों से ही बना रहे हैं। और दूसरी सबसे बड़ी समस्या ये आ रही है कि अपनी जो खुद की आइडियोलॉजी उसको तिलांजलि दे चुके हैं, और आज फिर वही खरीद फरोख्त लेन देन, जो हॉर्स ट्रेडिंग का जो कल्चर है, ये भाजपा जब से सत्ता में आनी शुरू हुई है तभी से आया है। उससे पहले ऐसा बहुत कम देखने को मिलता था। ठीक है, अनुपम जी मैं बस एक सवाल पूछूंगा। मैं एक छोटी सी, अरे मैंने कहा ये कह रहे हैं कि कांग्रेस से लोग, अरे देश में तो उतने ही लोग हैं ना, दूसरे देश से थोड़ी ना ले आएंगे, जो हिंदुस्तान में पैदा हुए हैं, जो पहले कांग्रेस पर विश्वास करते थे और किसी वजह से उन पर विश्वास नहीं कर रहे हैं, तो वही तो भाजपा के वोटर हो रहे हैं। मैं यही तो अनुपम जी, मैं यही कह रहा हूँ। आशीष भाई मजाक, आशीष भाई गुस्सा हो तो मैं वैसे ही मजाक कर रहा हूँ आपसे। नहीं, मैं कह रहा हूँ, लिबर्टी में आपके साथ ले सकता हूँ। गंभीर बात कह रहा हूँ सर। जिस हिंदूवादी आइडियोलॉजी को आप लेके आए हैं, वो अभी ना तो आप शासन में स्थापित कर पाए, ना अपने दल में स्थापित कर पाए, आशीष जी। अब ये में ही समानता कर ठीक पाए। है, अब ये बताया आशीष जी, आप कह रहे हैं कि भाई हॉर्स ट्रेडिंग हो रही है। देखिए, अगर हॉर्स ट्रेडिंग हो रही है तो यानी कि आपके पार्टी के नेता विधायक सांसद ही कहीं ना कहीं विश्वसनीयता खो बैठे हैं, बड़े नेता उन विधायकों की, सांसदों की। एक बात, दूसरी बात, अगर खरीद फरोख्त हो रही है सर, पहले उमेश कुमार ने लीक करा था सर, अगर खरीद फरोख्त हो रही है, लोग इधर से उधर जा रहे हैं, तो फिर ये बात आप जनता को क्यों नहीं बता पा रहे हैं कि देखिए भाई बीजेपी गलत कर रही है, गलत करके सत्ता में आ रही है? आपकी बात से मैं पूरी सहमति रखता हूँ। वो खरीद रहे हैं तो हमारे बिक भी तो रहे हैं, दोनों चीज गलतियां है ना। मैं तो कह रहा हूँ कि हम ऐसे कांग्रेस की विचारधारा का आदमी कैसे बिक कर हिंदू विचारधारा में जाके शामिल हो गया, ये असंभव है। ये तब संभव है जब उसे आर्थिक लालच होगा, वरना आइडियोलॉजी के आधार पर। सर मैं समझ नहीं पा रहा हूँ आशीष जी, कोई हिंदू चला जाए अगर विचारधारा में आपका कांग्रेसी, हिंदू तो उसमें दिक्कत क्या है? सर दोनों चीजों में फर्क है, हिंदू धर्म अलग है। ये तो बात आपने वही कह दी कि बीजेपी मुस्लिम को नहीं हजम कर पा रही है, तो क्या कांग्रेस के अंदर भी ये बात है कि आपका नेता हिंदुत्व विचारधारा में नहीं जा सकता? बता रहा हूँ,
हिंदुत्व अलग चीज है, हिंदूवादी होना अलग चीज है, हिंदू धर्म अलग चीज है। जी। हम सब अलग अलग धर्मों के लोग हैं। हिंदू धर्म के लोग भारत में सबसे अधिक हैं, हिंदू लेकिन धर्म नहीं है। हिंदूवादी मतलब होना कि हिंदू आइडियोलॉजी को, यानी उस तरह की आइडियोलॉजी जो हिंदू तो सर आप गलत मानते हैं, आप ये गलत मान रहे हैं कि भाई कांग्रेस का कार्यकर्ता जा रहा है हिंदू आइडियोलॉजी में सनातन आपके लिए एक सरल शब्द का उपयोग कर देता हूँ, मनुवादी विचारधारा जो है। सर वो मनुवादी पे आ गए, विचारधारा, ब्राह्मणवादी मनुवादी पे आ गए, विचारधारा, ब्राह्मणवादी हम विचारधारा है नहीं आपकी, मानते। तो ब्राह्मण तो वोट कांग्रेस को भी देते होंगे। मैं मुझे नहीं, सर, समय फिर मिलेगा आप- 1 फिर सेकंड मैं 2 कह रहा हूँ, मिनट फिर का शब्द या बोलो, जाइए। 1 मिनट का। ब्राह्मण होना और एक मिनट, ब्राह्मणवादी कह रहे आप होना दोनों उलझा रहे हो अलग मुझे। चीजें हैं। ब्राह्मण अच्छा, होना आशीष और भाई के बीच में नहीं ब्राह्मणवादी बोलूंगा होना मैं। अलग चीजें हैं। ब्राह्मण तो बैठे हैं मिश्रा जी। नहीं, मैं कह रहा हूँ, ब्राह्मण होना और ब्राह्मणवादी होना दोनों अलग अलग चीजें हैं। देखिए। जो व्यक्ति महिलाओं के खिलाफ है वो वही तो ब्राह्मणवादी है। अच्छा। जो महिलाओं की स्वतंत्रता के खिलाफ है। ठीक है, जो मिश्रा दलित जी, कर देते हैं। ये तो पिछड़े के दलित OBC आप के बताइए खिलाफ है, सनातन वही का तो ठेका ब्राह्मणवादी क्या है। बीजेपी के पास ही है, कांग्रेस में नहीं है क्या सनातन वाले? और अगर इधर आ रहे हैं तो दिक्कत क्या नहीं, है? सनातन वाले तो बीजेपी में है ही नहीं। वो तो खाली भ्रष्टाचारी वाले हैं। सनातन वाला कोई नहीं है वहाँ। अपराध है। मुझे आशीष भाई की बात सुनने के बाद ये लगता है कि हिंदू होना और कि हिंदू सनातनी और मनुवादी क्या अलग अलग हो सकते हैं? नहीं, अब भाई नहीं हो सकते? सनातन को मनु नहीं, वो कह रहे हैं कि भाई सनातनी हो, अब कह रहे सनातनी नहीं तो देखिए, मनुवादी, मनुवादी नहीं तो अब देखिए, ब्राह्मणवादी अब हो गए। एक चीज इतना बताएं, लिबरल। वेद नहीं, से लेकर सनातन का पुराण नहीं। तक शास्त्र और सांख्य, चाहे कोई सा भी दर्शन हो, ये दर्शन में आता है। हाँ। दर्शन यह भी कहता है कि आप किसी चीज में माने या न माने, हर तरह का दर्शन है। तो जितनी दर्शन और फिलॉसफी में अलग बात है। अब आप कह रहे हैं मनुवादी, उसके बेसिस पे लॉ क्रिएट हुए थे, लेकिन किसी ने पढ़ा वो? उसमें सर कितने अरे मैं तो संशोधन ये- हुए वो सबको अरे पता है। साहब, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर मैं ब्राह्मण उसमें पैदा हुआ और मेरा कहीं से मैंने अपना जो कार्य है ना, मैंने वो बिजनेस में चला गया, तो आपको पता है कि मेरा जो मैं कहाँ जाऊंगा, मैं ब्राह्मण नहीं कहलाऊंगा, मैं क्या कहलाऊंगा, मैं बिजनेस बेस का व्यक्ति कहलाऊंगा। ये लिखा है। नहीं, और वो ऐसा कौन सी practical होता है। ठीक है मिश्रा जी, जल्दी बोलिए, फिर मुझे दीपक जी से कुछ सवाल करना है। मिश्रा जी जल्दी बोलिए, इस पर आप क्या कहेंगे आशीष जी की बात पर? आशीष जी, अरे दादा, आशीष फिर वही जी बात। की बात पे मैं यही कह रहा था कि आशीष जी, हिंदुवादी होना कोई गलत बात थोड़ो है, सर हिंदुवादी ब्राह्मण होना भी होना, गलत है भाई। मनुवादी और ब्राह्मण होना भी कोई गलत बात थोड़ो है। असंवैधानिक है सर, असंवैधानिक है। अच्छा, ब्राह्मण होना नहीं, देश की 90% आबादी के खिलाफ है। यानी ब्राह्मण होना? केवल ये मान लें कि केवल ब्राह्मणों का ही वर्चस्व आशीष होगा, जी आज बाकी कुछ का ऐसे नहीं बयान होगा। दे रहे हैं। ऐसा मानने वाले भी ब्राह्मण है तो ये और ऐसा मोहम्मद ना होना मानने ठीक वाले भी, है। ऐसे प्लीज, वो हिंदुस्तान के अंदर सेकुलरिज्म वही बात लाने मैं वाले पूछ भी रहा हूँ, ब्राह्मण ही है। दीपक जी से पूछ रहा हूँ। ब्राह्मणों ने किए। इतनी सेवाएं आपने की पूरे देश में, और इतना बढ़िया आप कांग्रेस को प्रोटेक्ट करते हो। राहुल जी ने कभी नहीं बुलाया, एक आदमी ने अपने नाम वो तो के आगे जनेऊधारी थे। मोहम्मद लगाया, वो तो उसको नहीं बुला बोलते लिया। हैं। ठीक है दीपक जी, मैं ये पूछ आऊंगा उमा जी मैं आपके पास भी। एक हिंदू की इतनी क्षमता है, ताकत है कि वो गुंडों के खिलाफ खड़ा हो सकता है। अपने केवल शरण में आए मोहम्मद हुए लगा के उनसे मिल वो सकता हिंदू की है। ताकत इतनी है, कश्यप लगाकर नहीं, मोहम्मद मोहम्मद लगा के वो मिल सकता ताकत है। मोहम्मद नहीं, के अंदर है। ठीक है, आप बताइए दीपक जी। ठीक है आशीष जी, मैं आऊंगा आपके ठीक पास। है, मैं आशीष दीपक जी ये पूछना चाहता हूँ कि जब कोई नेता, ये हर पार्टी का आइडियोलॉजी एक विचारधारा है। अब जैसे भाई आशीष जी कह रहे हैं कि नहीं देखिए हम तो सेक्युलर है, धर्मनिरपेक्ष हैं हम, लेकिन ये कम्युनल है बीजेपी वाले। अब कल तक तो आप धर्मनिरपेक्ष था, कोई नेता आपकी पार्टी का हो या कांग्रेस का हो, जब वो बीजेपी में जा रहा है तो क्या वहां जाते वो कम्युनल हो गया? और कोई भाजपा से आ रहा है यूकेडी कांग्रेस, वो धर्मनिरपेक्ष हो गया? ये देखकर पार्टी नेता बदल रहे हैं क्या? देखिए, राजनीतिक रूप से आज के वर्तमान में परिस्थिति ये है कि वैचारिक रूप से कोई मतभेद नहीं रह गया है राजनीतिक दलों के बीच में। और विशेष रूप से अगर मैं भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की बात करूं तो किसी समय में बिल्कुल एक बाइपोलर डिफरेंस होता था दोनों की सोच में। बिल्कुल। लेकिन जिस तरीके से, जितनी सहजता से भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस से आए हुए विधायकों को और उनकी सोच को ग्रहण करा, और उतनी ही सहजता के साथ जब बीजेपी के कोई गया कांग्रेस में और बड़े आराम से वहां काम करने लग गया, तब लगता है कि सिर्फ जनता को मूर्ख बनाने के लिए ही दो विचारधाराओं का एक तरीके से बात रखी गई है, या काम चलाने के लिए, या राजनीतिक रूप से अपने आप को अलग दिखाने के लिए। वरना सत्यता यह है कि इन दोनों ही विचारधाराओं में आज की वर्तमान परिस्थिति में कोई भेद नहीं रह गया है, क्योंकि ऐसा पॉसिबल है ही नहीं कि यदि आप किसी एक बैलेंस कर दिया ना नेताओं ने, इधर-उधर जाकर। राजनीति ने बैलेंस, राजनीति ने कहा है, स्वार्थ नहीं किया है। स्वार्थ की राजनीति जब तक चलती रहेगी, जब तक आपको स्वार्थ किसी भी स्तर का हो सकता है, वो निजी स्वार्थ भी हो सकता है, आपका राजनीतिक स्वार्थ भी हो सकता है, आपका आर्थिक स्वार्थ भी हो सकता है। तो जब ये स्वार्थ आपका आगे बढ़ता है, आपकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा हो, आर्थिक महत्वाकांक्षा हो, कोई भी महत्वाकांक्षा हो, तो वहां पर विचार जो है, राजनीतिक विचार जिसकी आप बात कर रहे हो, वो गौण हो जाता है और वही स्थिति उत्पन्न हो, स्वार्थ पहले आ जाता है, विचारधारा डाउन हो जाती है। वही तो एक पार्टी को छोड़ के दूसरी पार्टी में जाने को आप
प्रोत्साहित कर रहा है, और क्या कारण है? ठीक है उमा जी, आप बोलिए। अगर आप चाहें तो मैं एक सवाल आपसे पूछूं, लेकिन पहले आप अपनी बात रखिए। देखिए, मैं इसमें यही चीज़ कहना चाहूँगी कि बहुत सारे कार्यकर्ता या स्पोक पर्सन होते हैं, जैसे कांग्रेस के स्पोक पर्सन हैं, वो दिन रात बीजेपी को गरियाते हैं, बीजेपी की विचारधारा को गरियाते हैं, और अगले दिन वो बीजेपी में चले जाते हैं, फिर वहाँ के स्पोक पर्सन हो जाते हैं। मैं हैरान हो जाती हूँ। मैंने कहा भाई, अभी 4 दिन पहले तो ये बोल रहे थे, अभी 4 दिन बाद आपने ये बोलना शुरू कर दिया। और इस तरह के तमाम नेता हैं, उनके पुरानी वीडियो जब हम लोग नहीं, बिल्कुल देखते हैं सही बात है। सामने, पहले और बाद में लगता चलाते सोशल मीडिया पर। बिल्कुल सोशल मीडिया पे आजकल चलता है। तो मतलब देखिए, बहुत सारी पार्टियों की मिलती जुलती विचारधारा होती है। इसमें कांग्रेस है, आम आदमी पार्टी है, यूकेडी है, हम लोगों की मिलती जुलती विचारधारा है। लेकिन कांग्रेस की और बीजेपी की बिल्कुल ऑपोजिट विचारधारा है, यूकेडी की और बीजेपी की बिल्कुल ऑपोजिट विचारधारा है। तो इसमें नहीं जाना चाहिए। यूकेडी और बीजेपी की ऑपोजिट नहीं है मैम। नहीं, काफी ऑपोजिट है। नहीं, आपने उसका हिस्ट्री नहीं पढ़ी अभी। नहीं, मैं आपको कभी अनुपम जी, बताऊंगा आराम से। मैं उस पर आऊंगा। मिश्रा जी तो कहते ही हैं कि यूकेडी वालों बीजेपी के साथ रहो, लेकिन इन्हें कांग्रेस ज्यादा पसंद आ रही है। उन्हें कांग्रेस पसंद नहीं आ रही, उन्हें आ ही नहीं उन्हें सकती। कांग्रेस पसंद आएगी ही नहीं। डीएनए से बात ऐसी चर्चाएं फिर क्यों वो है? देवभूमि की पार्टी है, उन्हें कांग्रेस पसंद आएगी सचिन जी, ही नहीं। एक बात बोलूं आपको, राष्ट्रवाद का डीएनए कहां से आता है? जिसके अंदर क्षेत्रवाद कूट कूट के भरा होगा ना, जर्मनी से। क्षेत्रवाद कूट कूट के भरा होगा, जर्मनी से वही राष्ट्रवाद पे आएगा। द्रोराटी वही है आजकल। मैंने हमेशा कहा है, राष्ट्रवाद में जर्मनी से आता है। सचिन जी, मैंने हमेशा कहा है, मुझे कोई एक राज्य या कोई एक देश बता दीजिए जिसमें क्षेत्र ना हो। बिना क्षेत्र के देश हो ही नहीं सकता। देश की परिकल्पना ही नहीं हो सकती। अब अगर क्षेत्र है तो उसकी संस्कृति भी होगी, उसकी बोली भी होगी, उसकी अपनी पहचान भी होगी। और हमारा देश तो विभिन्नताओं से भरा पड़ा है। मैं वहीं पे आ रहा हूँ दीपक भाई, हम कैसे एक हैं मैं बता देता हूँ। देखिए क्या है, हमारे यहाँ ही एक परिभाषा दी गई, स्व से राज्य, राज्य से राष्ट्र। कब? जिस समय आपके यहाँ पर कोई परेशानियां नहीं होती हैं, जब आपको पहले आप सौ मैम एक मिनट, मैं एक सेकंड, फिर मैं खत्म कर दूंगा, फिर आप बोलिएगा। भारत तो विभिन्न राज्यों का संघ है। अच्छा, मैं थोड़ा सा मैं एक सवाल मैं आपके यहाँ को जब जेल से आ जाएंगे ना, वहाँ पे जब हो जाएगी, उसके बाद हम उनको क्लीन करके ले आएंगे। मैं उमा जी आपसे पूछ रहा हूँ, उमा जी कह रही हैं। एक इंपॉर्टेंट बात वैसी बता रहा हूँ। देखिए जनरल है, मैं अब हिस्टोरिकल बता रहा हूँ। तो हमारे यहाँ पर एक वो था, स्व से राज्य, राज्य से राष्ट्र। मैं हो सकता हूँ, मैं आपके लिए बिल्कुल खराब व्यक्ति हो सकता हूँ, गलत भी हो सकता हूँ, क्रिमिनल भी हो सकता हूँ, परंतु ये बात जो है, ये हमारे जो पूर्वज है ना, जो यहाँ पे लड़े थे उत्तराखंड बनाने के लिए, उनके तहत है। जिस समय आपके घर में रोटी, जिस समय सब कुछ शांत है, उस समय पहले अपना विकास करो, फिर राज्य का करिए, और उसके बाद में राष्ट्र का करिए। परंतु जिस समय कोई समस्या आती है, उस समय सबसे पहले क्या हो जाता है, वो सर्कल उल्टा हो जाता है। फिर राष्ट्र, फिर राज्य, और उसके बाद में, और राज्य क्या, राज्य वह हमारे यहाँ राठ क्षेत्र, आपने देखा होगा, सुना होगा राठ के बारे में। क्यों? राष्ट्र से उसकी आई है। मुख्यमंत्री पद पर बैठे लोगों को समझाइए ना। उन्हीं भाई साहब, उन्होंने हमें समझाया, उन्होंने हमें समझाया, हम आपको समझा रहे हैं। कांग्रेस, अरे भाई साहब, कांग्रेस नहीं समझ पा रही। तभी तो कांग्रेस के बीजेपी में आ जा रहे हैं भाई साहब। अच्छा, एक बात, हाँ चलिए ठीक है, मैडम मैं वॉशिंग मशीन को बता देता हूँ, क्राइम करना बंद कर दीजिए, अपने आप साफ हो जाएंगे, या जो क्रिमिनल्स हैं उनको छोड़ दीजिए, तो आपके पास रास्ता ही बचता है बीजेपी में आने का। आपके पास, आपकी पार्टी में आके वो सारे वॉशिंग मशीन में। उमा जी, थोड़ा सा मैं सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ। एक उदाहरण है, देखिए, इसलिए होता है कि वो खालिस्तानी को घर में मीटिंग नहीं करते। दूसरी बात में, जिस दिन पावर में आते हैं, उस दिन एक व्यक्ति की पावर, एक व्यक्ति की सिक्योरिटी इसलिए नहीं हटा देते ताकि उसको उसी दिन गोली पड़ जाए, और उसके बाद में वापस उसके घर वालों को जस्टिस लोया आपको याद होंगे, जस्टिस लोया आपको याद होंगे, जस्टिस लोया आपको याद होंगे। आप उनके बारे में 2 शब्द कह दीजिए। जस्टिस लोया की जिस तरीके से हत्या हुई, पुलवामा अटैक के बारे में कह दीजिए। आज तक पुलवामा के बारे में आप लोग ये नहीं बता पाए कि वो आरडीएक्स कहां से आया। आप बात करते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर की, आप बात करते हैं कि हम पाकिस्तान को मार देते, आप बात करते हैं। मैं वही पूछ रहा हूँ सर, पुलवामा अटैक पे आपकी पार्टी ने बोला था, आर्मी क्या बोला था आपकी पार्टी, आप बताइए क्या बोला था? आप उसको आज तक नहीं लेके कुमार आ विश्वास पाए ने भाई। पार्टी छोड़ दी, आप उसको नहीं आप लेके आ सबूत पाए। मांग रहे कुमार हैं। विश्वास ने पार्टी इस बात पे छोड़ी कि कितनी कि आप बेहुदा सेना बात से करी है। सबूत मांग रहे हैं। हमारे हमसे सबूत मांगे गए मैडम, आपकी पार्टी ने नहीं, सबूत मुझे मांगे। आप सिर्फ ये बता अरे दीजिए कि आप मुझे ये बता पुलवामा दीजिए, अटैक सबूत में मांगे। गाड़ी आरडीएक्स से भरी हुई कहां से आई? अनुपम जी, आरडीएक्स से भरी हुई गाड़ी कहां से आई? कह रहा हूं, पुलवामा अटैक में आप बस ये फेलियर बता था, दीजिए। तो वो आज तक 5 साल से अरे पर मैडम आपने फेलियर, इतने सालों से फेलियर, मैंने आपकी बात मानी, आप बताइए आर्मी इतने से सबूत सालों मांगे से कि नहीं मांगे? फेलियर, आर्मी से इतने सबूत सालों मांगे से कि नहीं मांगे फेलियर। मैम? अनुपम जी, मैं एक सवाल पूछ लेता हूँ उमा जी से। उमा जी, मैं ये पूछना चाहता हूँ नहीं कांग्रेस सर, एक मिनट,
और किसी आर्मी मांगे? से ये सबूत दम नहीं आदमी पार्टी मांगे, मांगे। हमने सबूत पाकिस्तान के मांगे अखबार आपसे। में डॉन ने बीजेपी उठाया से ये मांगे। सीधा सीधा, और उसके बाद में इन्हीं के एक फॉर्मेशन करने वाले, पार्टी के फॉर्मेशन करने वाले ने पार्टी छोड़ी। मुख्तार अंसारी से मिलने गए थे अरविंद केजरीवाल, और मुख्तार अंसारी ने भी अरविंद केजरीवाल को धक्के मार के बाहर निकाल दिया, यानी वो पार्टी में नहीं आए। लेकिन उमा जी, लेकिन ये कि आप जो मिलने बातें के लिए कह गए रहे थे। हैं मऊ के अनुपम जी, गुंडे से मैं एक मिनट सर, देखिए अरविंद केजरीवाल जी ने बहुत बड़ी बड़ी बातें की, और भाई शीला दीक्षित उस वक्त थी, कहा जेल डाल देंगे, ये कर देंगे, और ऐसा लगा कांग्रेस के पूरे खिलाफत है, पता नहीं केजरीवाल जी सत्ता में आएंगे कौन सी फांसी पे शीला दीक्षित जी को टांग देंगे। लालू यादव के खिलाफ जमकर गरजे, अखिलेश यादव मुलायम सिंह के खिलाफ जमकर गरजे, लेकिन जब बात बीजेपी सत्ता में आए तो उसको हटाने के लिए उन्हीं नेताओं के साथ हाथ पे हाथ मिला के बीजेपी का विरोध करना शुरू कर दिया, ममता बनर्जी के साथ खड़े हो गई। देखिए, तो जब बात ये कौन सा राष्ट्र को चरित्र है? बचाने की आती है, अभी आप मेरे भाई ने बोला कि राष्ट्र को बचाने की आती है, जब बात राष्ट्र को बचाने की आती है, जब विविधता में एकता को बचाने की बात आती है, तब उस समय सभी लोग एक साथ आए, सारी विचारधारा ये तो नहीं है ना उमा जी कि समय समय पर आपके दुश्मन बदल जाते हैं, कि भाई जब कांग्रेस सत्ता में होगी तो मनमोहन सिंह, सोनिया गांधी, राहुल गांधी हमारे दुश्मन है, बीजेपी आएगी तो फिर बीजेपी दुश्मन हो गई। देखिए, जिस समय आप देखिए ना, हमारे देश का सचिन जो भाई, एक विविधता सचिन में भाई, एकता, मुख्तार गंगा अंसारी जमनी तहजीब, जब किस उसके तरीके का ऊपर आप व्यक्ति था, लोग मुझे ये अटैक बता कर रहे हैं, दीजिए। आप लोग जब उस पर अटैक कर मुख्तार रहे हैं, आप अंसारी ये कैसा बताइए व्यक्ति ना। था, मुझे ये बता देखिए दीजिए। पूरा प्रदेश और देश जानता है मुख्तार अंसारी, अरविंद अतीक केजरीवाल अहमद, इनके उनके बाद पास गए, पार्टी में सम्मिलित करने के लिए, अखबारों में हेडलाइंस थी, और ये कह रहे हैं कि जब राष्ट्र को बचाने की बात होती है तो हम तो फिर मुख्तार अंसारी के साथ खड़े हो के साथ जाएंगे। चले जाएंगे। मिश्रा जी, आप मुझे इन्होंने लालू पंत यादव जी, और आप हरक सिंह ममता रावत जी बनर्जी का के लिए क्या बता बोला था? अरविंद दीजिए, केजरीवाल ने आप हरक राष्ट्रवादी सिंह होने रावत के जी लिए का बता उनके दीजिए। अगेंस्ट चले गए थे। अभी आप बोलते हैं कि हरक सिंह रावत जी का बता दीजिए, सबको पता, मैं कांग्रेस वालों के मैडम, साथ मैं नहीं नहीं हूं, कर रहा था हरक सिंह मैं रावत जी के बिल्कुल खिलाफ नहीं भी केस, तो मुझसे हूं। उसके तो मैं बाद बता आप रहा हूं। वहां आ जाते हैं, आप मैडम, मेरा चैंपियन के मैंने बारे ही- में बता दीजिए, कुंवर प्रणाम सिंह मैडम, चैंपियन, आप हरक उनका सिंह बता रावत के दीजिए, बता क्या तो क्या हूं। कितना अच्छा, अपमान मुझे- उन्होंने मैं महिलाओं बोल का रहा हूं, किया, सब और गलत। कितना सर, महिला सब गलत। अपमान उन्होंने मुख्तार उत्तराखंड अंसारी में नहीं किया। है, पास इनमें से लास्ट कोई के मैम- 5 आप बचे हैं, उनको तो मैं बता कोशिश दीजिए। करूंगा कोई एक एक मुख्तार सवाल। अंसारी आशीष सैनी नहीं है, जी, इनमें से कोई ऐसा नहीं है जिसने आप स्वाति माली वाले आप को घर में आप पीटा हो। चैंपियन जी को सर वो क्या डिबेट समझ रहे डिटेल हो हैं? जाएगी। आशीष सैनी जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, देखिए 27 का चुनाव आ रहा है, जाहिर सी बात है कि हर पार्टी चाहती है कि भाई बड़े नेता आए, अच्छे नेता चुनाव लड़ें, वो चुनाव जीते भी, जनता का जो समर्थन है वो प्राप्त करें और विधायक बने, फिर सरकार भी बने। तो सर हम वो दृश्य कब देखेंगे जब कांग्रेस के अंदर भी भाई इस तरीके से जो है पटका पहनाकर नेताओं का स्वागत होगा और एक बड़ा तबका आपके साथ आएगा, जिससे प्रदेश के अंदर हवा बनेगी कांग्रेस की? नहीं, हम लोग हमारा एक अभी पहला प्रयास यही है कि सभी सीटों पर हमारे पार्टी के प्रत्याशी लड़े। जी, ना बीजेपी की ना लड़ें हैं? सर, दूसरे दलों के लोग ना पहला लड़ें। प्रयास यही है कि हमारी ही पार्टी के लोग लड़े, और दूसरा प्रयास ये है कि हम लोग जो है जो दूसरी पार्टी के लोग उनको अवॉइड करें। एक 8% की गुंजाइश छोड़ देते हैं कि अगर कोई बीजेपी में इससे टिकट ज्यादा नहीं मिला, इससे ज्यादा यूपीडी से नहीं। टिकट नहीं मिला तो हम दे देंगे। मतलब वो उनकी ये पार्टी में आप आने एक के गैप बाद छोड़कर उनकी चल रहे पार्टी हैं की क्या नहीं है। आशीष जी? मैं एक आध की गुंजाइश मांग के चल रहा हूँ बस कहने के लिए, वरना सब सीटों पर हमारे ही कांग्रेस के लोग लड़ेंगे और हम सब लोग बीजेपी मिलकर के लड़ेंगे। साथ तो भाई बड़ी हद है, यानी कि उन्होंने तो सारे ही कांग्रेस वालों को ऑफर दे रहे किसको लड़ा रहे हैं, हैं? आशीष जी ऑफर दे रहे हैं विपक्ष के नेताओं को कि भैया टिकट नहीं मिला तो हम तैयार बैठे हैं, कांग्रेस का सैनी जी, कार्यालय है। मोदी से- एक आध के लिए बस, इससे एक ज्यादा आध के लिए है। एक आध के लिए। सर आप ये बताइए दीपक जी, हारने हमारे याद हो। 2007 में भाजपा को समर्थन दिया, यूके जी ने 3 सीटों के साथ बीजेपी को समर्थन दिया था और दिवाकर भट्ट मंत्री बने थे, शायद अगर मैं गलत नहीं हूं तो। लेकिन बाद में पहाड़ जैसे मुद्दों पर वो सियासत हुई और समर्थन वापस लिया, सत्ता को आप लोगों ने त्याग दिया। लेकिन अब जैसा कि मैंने देखा और पढ़ा है कि भाई आपकी जो सैद्धांतिक राजनीति है वो कहीं ना कहीं सत्ता की मलाई भी लोग कहते हैं कि भाई चाटने के लिए चले जाते हैं नेता, लेकिन जो संघर्ष है, जो असली मुद्दे हैं, क्या उसमें फंस कर रह गई है यूकेडी? क्या वो सत्ता में भी आप लोग नहीं रह पाए कि भाई ये तो पहाड़ में राजधानी नहीं बना रहे हैं, पहाड़ के मुद्दों को नहीं उठा रहे हैं राजनीतिक दल जो नेशनल पार्टीज हैं, लेकिन आप सत्ता से बाहर होकर ये कह रहे हैं कि भाई हम सत्ता में नहीं है तो हम काम कैसे करें? तो दोनों ही तरफ आपकी नेगेटिविटी हुई। देखिए राजनीतिक रूप से जब आप सत्ता में रहते हैं तो आप उन कामों को बहुत तेजी के साथ कर सकते हैं जिनके लिए आपने संकल्प लिया हुआ है। और आप अगर विपक्ष में हैं तो विपक्ष में रह के आप लगातार एक कोशिश करते हैं कि उन जन मुद्दों को लगातार उठा के रखें, उन हर मंचों पे उसको उठा के रखें ताकि कोई भी सरकार जो हो उन पर ध्यान आकर्षित हो और उन पर काम करे। हुआ पिछले 25 वर्षों में यह है कि दोनों ही पार्टियों को, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस से, दोनों को सत्ता मिली हुई है। दोनों के कृत्यों की वजह से आज भी जो जिन मुद्दों से ये पृथक राज्य बना, जिन सपनों को लेकर पृथक राज्य बना और जो कारणों से ये पृथक राज्य बना, वो 10 के 10 है।
आज भी वो समस्याएं मुंह खोले खड़ी हुई दीपक जी, हैं। मैं ये समस्या पूछ का रहा हूँ, आप समाधान नहीं ये हो पा दो रहा है। नेशनल पार्टीज हैं, कांग्रेस और बीजेपी। 2002 में आपके पास लगभग 4 सीटें थी, 5.5% आपका वोट शेयर था। आज 1% से भी कम रह गया। अब सत्ता में आप जा रहे हैं तो बीजेपी कांग्रेस आपकी बात नहीं मान रही है, सत्ता से बाहर हैं तो लोगों से कह रहे हैं कि भाई हम काम कैसे करेंगे। लेकिन लोगों को तो काम चाहिए, वो मंत्री बन के करिए, विधायक बन के करिए, सत्ता में जाकर करिए। बीजेपी यही तो कर रही है। सचिन जी, मुझे एक बात बताइए, आप काम की बात कर रहे हैं ना, 47 विधायक जीत के आए थे 2022 में, कितने मंत्री पद खाली इस टाइम पड़े हुए हैं? कितने, आप बताइए ना। वो बीजेपी का अंदरूनी विषय है, नहीं, वो एक को बनाए तो राज्य 10 का को है। बनाए। ये बीजेपी का, यही तो दिक्कत है, ये वो राज्य का एक विषय को है। 4 मंत्रालय दे, नहीं, सीएम अपने पास 10 मंत्रालय देखिए, रखे। पूरे 5 वर्ष, देखिए सचिन, वो तो पार्टी पूरे का सिस्टम 5 है। वर्ष बीत चुके हैं, मंत्री पद पूरे भरे नहीं गए। नुकसान किस राज्य का नुकसान हुआ ना? ठीक है, आप अनुपम जी, बीजेपी का नुकसान कह रहे हैं। अनुपम जी आप बताइए, ये यूकेडी क्या कहाँ अर्थ खड़ी है? हुआ? आपको समर्थन दिया, सरकार चलाने के बाद भी राजधानी के ऊपर वापसी हो गई। देखिए ऐसा तो है, क्या फ्यूचर में कुछ गठजोड़ की संभावनाएं हैं? मैं एक चीज आप बड़ा जब स्पष्ट बता महबूबा देता मुफ्ती के साथ गठजोड़ कर सकते हैं तो फिर तो हूं। मैं यूकेडी वही कौन उसको सा भी अलग बता है? देता हूँ ना, उसको भी बता देता हूँ। उमर अब्दुल्ला पे जाऊंगा मैं तो फिर तब आपके बिल्कुल कान खड़े हो जाएंगे, जी। परंतु जो आपने क्या उधर मैं वो भी बताऊंगा। लेकिन पहले मैं इसकी बात कर लेता हूँ जो आपने पूछा सवाल, है ना, कि यूकेडी जब से बनी और जो उसका स्वरूप उस समय था, उसको यदि कोई चैलेंज करता है आज भी पुराने को, तो वो उसके अगेंस्ट भी मैं ही खड़ा हूंगा। इस बात को बड़ा क्लियरली समझने की चेष्टा करिएगा। दूसरी बात, मतलब छोटा भाई की दिवाकर तरह ट्रीट करते हैं हाँ, यूकेडी को। देखिए नहीं, बीजेपी छोटा भाई कैसे होगा भाई? वो पार्टी है, वो एक सम्मानित पार्टी है। हम इस तरह का कोई शब्द का किसी भी पार्टी के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। वो एक बड़ी पार्टी है, उसमें बड़े लोग हैं हमारे क्षेत्र के। ये बहुत गलत बात होगी कि अगर कोई भी हम उसमें से ये बोलेंगे वो छोटी पार्टी है। वो हमारे भाई हैं, उनका छोटा भाई मैं हूँ, भाई का छोटा भाई मैं हूँ, इन लोगों का छोटा भाई पॉलिटिकल मिश्रा जी जवाब है हमारे कि भाई। सही है। लास्ट ये कमेंट देखिए आपसे। भावनात्मक रूप से बना हुआ राज्य है ये, इसमें नहीं, भावना नेशनल सर्वोपरि पार्टी है भाई और एक साहब। रीजनल पार्टी के हिसाब से। अरे बड़ी नहीं भाई साहब, ऐसा नहीं कर सकते। आज उत्तराखंड की भूमि या उत्तराखंड राज्य बनाने के लिए जो प्रमुख आंदोलनकारी पार्टी थी वो तो उत्तराखंड क्रांति दल ही थी। जी। इसी के नेताओं ने या यहाँ के लोगों ने ही ये बीड़ा उठाया था कि उत्तराखंड राज्य, और ये लगभग 20 साल सर तक लास्ट संघर्ष। कमेंट बस, मेरे पास हाँ, समय का अभाव है। यूकेडी और बीजेपी को साथ आना चाहिए। देखिए मिश्रा जी। मेरी समझ से कि बहुत कुछ आइडियोलॉजी इन लोगों की साथ में ठीक है, साथ। बीजेपी के साथ। चलिए एक सर, छोटी मेरे सी- पास समय का अभाव है। बहुत शुक्रिया अनुपम जी, आशीष सैनी जी, दीपक रावत जी, राकेश मिश्रा जी, उमा सिसोदिया जी, आप तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया इस मुद्दे पर अपनी बात रखने के लिए। सवाल ये है कि क्या 2027 से पहले कुछ और फेरबदल होंगे? आज के लिए बस इतना ही, नमस्कार।